देखो, कल जो हमने किया था, कल हमने हिस्ट्री का पोर्शन खत्म किया था। उस थीम में एक छोटा सा पोर्शन अपना है कल्चर। तो जो हमने हिस्ट्री की पहली थीम करी थी, जो हरियाणा की जो पहली थीम थी, उसमें हिस्ट्री और कल्चर था। तो अपन आज करते हैं कल्चर से स्टार्ट। ठीक है। तो मतलब जो अपना हरियाणा है ना, उसको जो एंशंट इंडिया है उसके लिए ये कहा गया है कि भाई ये क्रेडल ऑफ एंशंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन है। कभी यहाँ से एंशंट सिविलाइजेशन की, कल्चर की, और उसकी बिगिनिंग हुई थी। यहाँ से कल्चर का एक्सपेंशन हुआ था इंडिया में। ठीक है। और कि इसी जगह से भाई इंडियन फिलोसफी, स्पिरिचुअलिज्म फैला पूरे देश में। ठीक है। यहाँ भाई अच्छे अच्छे मतलब सेंट सेजिस, ये सब हुए यही वैदिक क्रिएशन। ये अपना और वैदिक टाइम पे वैदिक जो थे अपने चार वेदा, वो यहाँ करे गए। ठीक है। तो इसके बारे में मतलब कि एक स्कॉलर हैं डॉक्टर राम गुप्ता। वो कहते हैं कि भाई हरियाणा में ना स्वर्ग और धरती दोनों का कॉम्बिनेशन है, और भगवान शायद ही कोई ऐसे हैबिटेशन बनाएगा इससे अच्छी, जहाँ ये दो सब दोनों अपना किसी सिविलाइजेशन के लिए अवेलेबल हो। तो हम कल्चर में के पहले पार्ट में हम देखते हैं कि पॉपुलर फोक डांस एंड थिएटर, जिसमें अपना ये सांग आएगा। ठीक है। तो सांग के बारे में डॉक्टर शंकरलाल यादव बोलते हैं कि सांग का जो ओरिजिन हुआ था वो 16th सेंचुरी में हुआ था, और जो वैष्णव सेंट्स थे ना, उन्होंने इसको प्रोपोगेट किया था हरियाणा में। सांग को मतलब ड्रेस ओपन थिएटर कहते हैं, कि खुले मंच पे होता है और अपना लंबा चलता है, कि भाई शाम को स्टार्ट हो गया, सुबह के 5 बजे तक चलेगा। ऐसे तो जो इसका टाइम पीरियड होता है थोड़ा सा लेंदी होता है। ठीक है। भाई जैसे जो सांग है ना हरियाणा में, सेम उसी तरीके से महाराष्ट्र में तमाशा है, यूपी में रासलीला है, और जो अपना बंगाल है ना, वहां जातरा है। तो उनके इक्विवेलेंट हमारा हरियाणा में सांग है। और सांग में हम लव, इमोशन, अच्छा अपना स्टोरीज, ब्रेवरी, क्रेजियस पीपल के बारे में ऐसे बताते हैं हम। तो इसमें क्या होता है, सांग में डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग और स्टोरी टेलिंग सब कुछ होता है, इसलिए ये अपना थिएटर भी है। सांग में डांसिंग, अपना सिंगिंग, स्टोरी टेलिंग और एक्टिंग, इन सब का कॉम्बिनेशन है। तो अब देखते हैं भाई, जो अपना किशन लाल भट्ट है ना, उनको हरियाणा का फर्स्ट सांगी कहा जाता है। ये नाम आपको याद रखना है, फर्स्ट सांगी। मतलब बहुत सारे एग्जाम्स हैं अपनी एचपीएससी के एग्जाम्स में, तो ये नहीं आया है जो अपना एचसीएस को लेके है। लेकिन जो अदर एचएससी के एग्जाम हुए, या फिर जो एचसीएस के अलावा एचपीएससी अदर एग्जाम कंडक्ट करवाता है, तो उनके ये बहुत फेवरेट होता है कि फर्स्ट सांगी या उस तरीके से। तो अपना वो है ये किशन लाल भट्ट। फिर है अली बख्श। जो अली बख्श है ना, उसको फादर ऑफ थिएटर आर्ट इन हरियाणा बोला गया है। फिर एक जो और इम्पोर्टेंट सांगी हैं, ये हैं दीपचंद बामन। इनको शेक्सपियर ऑफ हरियाणा कहा गया है भाई। और इनका जो फेमस सॉन्ग है ना, वो सौराठ है। अभी पिछली क्लास में हमने इनके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन किया था। किसी को याद है कि दीपचंद बामन का डिस्कशन हमने कहाँ किया था? जब हम वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे रिक्रूटमेंट की बात कर रहे थे, कि जो नेकीराम जी थे वो रिक्रूटमेंट के अगेंस्ट थे, और जो क्या बोलते हैं हम, जो ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने दीपचंद जी को बोला था कि आप अपील करो लोगों को, क्योंकि ये इतने फेमस आर्टिस्ट थे उस टाइम के, कि इनका जो ये था ना, सोराट इतना पॉपुलर था कि जहाँ पे भी जाते थे ना, लोग इनसे मिलने के लिए, और मतलब कि ऐसा हो जाता था कि ये आए हुए हैं ना, तो भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। तो इन्होंने लोगों से अपील की थी ब्रिटिश के बिहाफ पे कि आप आर्मी को ज्वाइन करो। और ब्रिटिशर्स जो थे, उन्होंने जो जीप ये अपने दीपचंद जी हैं, उनको राय बहादुर की वो भी दी थी।
जो होता है ना टाइटल, इनका फेमस था सौराठ। फिर जब हम हरियाणा में सांग की बात करते हैं तो पंडित लक्ष्मीचंद का नाम तो ऐसे बोलते हैं कि जो आर्टिस्ट होते हैं कि वो सरस्वती पुत्र ही थे, इतने ज्यादा टैलेंटेड थे जितने इनके बिना हरियाणा में सांग का डिस्कशन अधूरा है। ठीक है। इनकी जो कंपोजिशन होती थी ना, वो भक्ति रस की और सोशल अवेयरनेस की होती थी। ठीक है। और इनके जो इम्पोर्टेंट सॉन्ग है ना, वो है हरिश्चंद्र, नल दमयंती, सत्यवान सावित्री, और भी काफी सारी हैं। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट जो है ये अपना हरिश्चंद्र, नल दमयंती, सत्यवान सावित्री। और ये है ना, जो क्या बोलते हैं अपना दीपचंद जी थे, इनके जैसे लिख लो कि आप जानी चोर, गोपी चंद, हरिश्चंद्र, ये सब इनके थे। जो और कोई इनके अलावा जो इम्पोर्टेंट सांगी हैं, बाजे भगत, मांगेराम, दयाचंद मायना और बंसीलाल। कि जब हरियाणा में जब सांग की बात होती है तो जो लक्ष्मी चंद जी है ना, उनकी जो ये होता है कि उनको कालिदास के बराबर का सम्मान है। जिस तरीके से संस्कृत थिएटर में अब कालिदास जी को पढ़ते हैं ना, तो हरियाणा के कल्चर में जब सांग की बात आती है तो सेम स्टेटस पे लक्ष्मी चंद जी है। अब है हरियाणा में इंपॉर्टेंट डांस देखते हैं। तो देखो डांस है, डांस को क्लासिफाई भी किया गया है कि भाई कुछ डांस हैं जो केवल फीमेल करती हैं, कुछ मेल करते हैं, और कुछ दोनों भी कर लेते हैं। तो जो डांस अपना जो फीमेल करती है ना, वो है खोड़िया, घूमर, लूर। और जो अपने मेल करते हैं वो है धमाल, रामलीला, गुगा डांस, सांग डांस। और जो दोनों मिलके करते हैं भाई वो है फाग, रास। इस तरीके से इनमें दोनों अपना मेल और फीमेल पार्टिसिपेशन दोनों का होता है। तो अब हम देखते हैं कि भाई जो फाग है ना, फाग डांस है, फाग डांस दोनों करते हैं और ये फागुन के महीने में होता है, मंथ ऑफ फागुन। सांग है तो ये अपना जो हमने पहले बताया कृष्णलाल भट्ट जो फर्स्ट सांगी थे, उनसे इनकी ये देखते हैं कि भाई ये डांस यहाँ से स्टार्ट हुआ था। फिर है सांग का ना इवन ग्रुप नंबर्स में हो जाते हैं कि भाई 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके से हो जाएगा। और इसमें हम मेनली रिलीजियस स्टोरी, लोक कथाएं, उन सब के बारे में बात करेंगे ओपन पब्लिक स्पेसिस में। और यूजुअली 5 घंटे तक ये लास्ट करता है। फिर है रासलीला। ठीक है। ये भी ट्रेडिशनल फोक डांस है। और ब्रज एरिया है ना जो फरीदाबाद के आसपास, ठीक है, वहाँ ये बहुत फेमस है। तो अपना रासलीला में हो ना, हम कृष्ण भगवान की ज्यादा उनकी तारीफ करते हैं कि भाई उनके जो हैं स्टोरीज, उनको इसमें रासलीला में हम रिफ्लेक्ट करते हैं। फिर है डफ डांस। ठीक है। डफ जो डांस है ना, उसको फार्मर्स करते हैं कि भाई जब अपना हार्वेस्ट का सीजन होता है ना, कि अच्छी फसल हो और अच्छी पैदावार हो, तो स्प्रिंग सीजन में उस टाइम पे डफ डांस करते हैं। इसमें अपना फ्लूट्स यूज होंगी, बीन बांसुरी टाइप, और काफी पुराना डांस है ये भी। फिर है धमाल। धमाल में हम क्या करते हैं कि धमाल डांस के बारे में कहा जाता है कि महाभारत के टाइम से ये डांस चल रहा है। और अहीर हैं जो अपना गुड़गांव रीजन के, उनमें ये धमाल डांस है काफी पॉपुलर है। उसके अलावा जो महेंद्रगढ़ और जज्जरवाला एरिया है वहां पे भी ये पॉपुलर है। ठीक है। और धमाल डांस है, ये इसको अपना सिर्फ मैन करते हैं, तो मेल डांस है ये धमाल। फिर है झूमर डांस। ठीक है। झूमर डांस भी मतलब इसमें है ट्रेडिशनल डांस है, और इसमें यंग गर्ल्स डांस करती हैं, भाई यंग गर्ल्स हु आर मैरिड, वो झूमर करती हैं। इसमें भाई जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं ढोलक और थाली होती है, अपना कलरफुल ड्रेस पहन के और बढ़िया स्पार्कलिंग ज्वेलरीज। तो ये अपना झूमर डांस है।
और हरियाणवी जो जो है ना अपना झूमर, झूमर को हरियाणवी गिद्दा भी कहते हैं। फिर है गूगा डांस। गूगा डांस में है कि भाई जो संत गूगा है ना, उनके जो जो डिवोटी हैं, वो डांस, इस डांस को करते हैं, तो इसको गूगा डांस बोलते हैं। ये मेल डांस है, एक्सक्लूसिवली बाय मेन। और क्या है, गूगा पीर की स्टोरी बताते हैं अपने डांस करते करते, वो उनका रिस्पेक्ट और उनकी प्रेज करते हैं। फिर है लूर डांस। ये फीमेल डांस है, और ये भी ये फागुन के महीने में होता है। और इसमें क्या होता है कि जो बांगड़ रीजन है ना हरियाणा का, उसमें ये काफी पॉपुलर है। होली के आसपास इसको परफॉर्म करते हैं। और जो इसमें जो होता है ना कि क्वेश्चन आंसर टाइप का होता है कि भाई एक ग्रुप ऐसे क्वेश्चन करता हुआ एक्टिंग करते हैं, फिर दूसरा ग्रुप क्वेश्चन आंसर करता है, तो वो करते हैं। फिर ये है खोड़िया डांस। एक सेकंड बस। तो जो खोड़िया डांस है ना, ये सेंट्रल एरिया जो अपना हरियाणा का है, ये यहाँ होता है। रोहतक, चरखी दादरी, अपना ये सब सोनीपत और ये सब वाला जो एरिया है यहाँ। तो इसमें क्या होता है कि जब जैसे बारात जब चली जाती है ना, तो उसके बाद जो घर में जो लेडीज होती हैं, वो इसको करती हैं। और आप में से अगर किसी ने पिछली बार एचएएस का पेपर दिया होगा, तो उन्होंने खोड़िया को ऐसे मैच द फॉलोइंग में दे रखा था कि भाई खोड़िया क्या है, चूरमा क्या है। तो उनमें से अगर आप एक भी, आपको ये कुछ भी पता होता ना, आप जैसे उसको एक ऑप्शन को भी सिलेक्ट करके आंसर कर देते, तो वो ऑप्शन इस तरीके से फ्रेम कर रखे थे कि आपको कोई ज्यादा नॉलेज की जरूरत थी नहीं, कि बाकी तीन ऑप्शन आपको आते हैं नहीं आते हैं, तो भी वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो रहा था। पिछले जो ये अभी हुआ था एचएस, उसमें पूछ रखा खोड़िया। फिर हम देखते हैं कि भाई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं। उसमें हम देख लेते हैं कि भाई बीन, बांसुरी, चिमटा, ये डेरू है ना जो डमरू का बड़ा फॉर्म होता है। आपने मतलब देखते होंगे जैसे जैसे वो गूगा के लिए जब आते हैं, तो उनके हाथ में डेरू होता है। वो डेरू को बजाते घूमते हैं, जब गूगा की स्टोरी सुना रखे होते हैं ना, तो डमरू जैसा ही होता है डेरू। खड़ताल होती है जब ये अपना कोई सत्संग टाइप का होता है, तो उसमें खड़ताल लेके इसकी यूज होती है। गढ़वा होता है जब अपन, जो ये रागनी होती है, सांग होता है, तो उसमें जो मटका होता है ना, उसके ऊपर रबड़ बांध देते हैं, और उसको जो वो इंस्ट्रूमेंट है ना, उसको गढ़वा बोलते हैं। फिर सारंगी एक तारा, ये अपना स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो जब हम कल्चर देखते हैं, तो ये देखते हैं ना कि भाई स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, मेम्ब्रेनो फोन, और ये सब। तो इस तरीके से बस आपको जनरल आइडिया पता होना चाहिए कि भाई बीन है तो ये अपना एरोफोन है, अपना इकतारा है तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, कड़वा है तो अपना मेम्ब्रेनो फोन है। फिर हम देखते हैं स्कल्पचर। स्कल्पचर क्या होते हैं, 3D इमेज होती है छोटी सी। तो उसमें हम देखते हैं कि रॉक को सैंडस्टोन को काट के मॉडल्स बनाते हैं, और वो अपना उसको देखते हैं। तो जो लॉर्ड विष्णु है ना, लॉर्ड विष्णु का जो आइडल मिला है, वो हमें मिला है कुरुक्षेत्र में। और जो सन गॉड है, उनकी इमेजेस हमें अलग अलग जगह पे मिली, जैसे हाथी से मिली है, तो शाम से मिली है। और सन पिलर मिला हमें अमीन में। जो ये अमीन गांव है ना, कुरुक्षेत्र में है। इसमें ऐसा बोलते हैं कि जो अभिमन्यु जो था ना अपना, वो जब उनकी डेथ हुई थी, तो अमीन गांव में हुई थी महाभारत के टाइम पे। वो 7 चक्कर करके वो थे, फिर इस गांव का नाम अभी शायद अभिमन्युपुर भी कर दिया गया है। तो शिवा के अपने जो स्कल्पचर मिले हैं बरवाड़ा में और औरंगाबाद में। तो अब जब ये नाम आ रहे हैं ना, तो आपको ऐसे याद होना चाहिए कि हमने जब हिस्ट्री में देखा था कि ये वाला बरवाड़ा है, तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, औरंगाबाद है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। महिषासुर मर्दिनी है, उनका जो स्कल्पचर मिला वो भिवानी में मिला है। और अनंत शाही विष्णु का जो अपना स्कल्पचर है, वो सोनीपत में मिला, जिसमें अपना जो विष्णु जी हैं, वो शेषनाग पे ऐसे लेटे हुए हैं, तो वो अपना सोनीपत में। फिर हम हरियाणा में क्राफ्ट के बारे में बात करें, तो हम देखते हैं कि भाई एम्ब्रॉयडरी और टेक्सटाइल का जो काम होता है,
पानीपत देखो हमें सबको पता है कि टेक्सटाइल के लिए बहुत फेमस है। तो पानीपत हो गया, और पानीपत में को मतलब दरी मेकिंग का हब बोलते हैं। उसके अलावा जो और टेक्सटाइल के हैं वो भी हैं। एक फुलकारी शाल होता है जो बहुत फेमस है हरियाणा का। उसमें शाल पे जो क्या होता है, जो फिगर्स होती है ना, वो ह्यूमन की और बर्ड्स की बनी हुई होती हैं। और एक बाघ शाल होता है, ठीक है। ये मोस्टली ग्रीन कलर का होता है। और इस पे क्या है कि ज्योमेट्रिकल पैटर्न बने होते हैं कि भाई ऐसे ट्रायंगल टाइप का बना हो गया, स्क्वायर टाइप का बना हो गया। तो वो बाघ शाल होता है। ये भी बहुत पॉपुलर है हरियाणा की इसमें क्राफ्ट की जब हम बात करते हैं तो। फिर है कि लेदर क्राफ्ट के लिए जो एरियाज फेमस हैं, जैसे कि जूती मेकिंग के लिए हो गया, फिर भाई वैसे कोई लेदर प्रोडक्ट हो गए, तो उसके लिए जो फेमस एरिया हरियाणा में वो है रेवाड़ी, करनाल, झज्जर, हिसार और रोहतक। मैं ऑर्नामेंट्स की बात करें तो ऑर्नामेंट्स के लिए जो ट्रेडिशनल डिजाइन के लिए जो एरिया फेमस है ना, ऑर्नामेंट में ट्रेडिशनल फोक डिजाइन के लिए, वो गुरुग्राम और सिरसा है। और लाख बेंगल्स के लिए महेंद्रगढ़ है। हमने ना मतलब जब एनालिसिस कर रहे थे तो एक चीज देखी थी कि कल्चर से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर अगर जो मान लो हिस्ट्री से आए हैं, तो उसमें जो आपको ना इतना पता होना चाहिए कि ये चीज है और ये कहाँ से फेमस है। तो जो मैच ऑफ फॉलोइंग टाइप के होंगे, या फिर जो वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन होंगे ना, वो ठीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं जब आपको एक जनरल आइडिया हो जाता है तो। ठीक है। अब पोट्री के बारे में हम देखें तो भाई उसमें जो पोट्री के आइटम्स होते हैं उनमें खिलौने हो गए भाई, यूटेंसिल्स हो गए, डेकोरेटिव पोट्री होगी, टेराकोटा के आइटम्स हो गए। और ये फेमस है अपना रेवाड़ी, झज्जर, पिंजौर, बहादुरगढ़ वाली रीजन से। ठीक है। बहादुरगढ़ और झज्जर में जो फेमस पोट्री है ना वो सुराही है। ये आपको याद रखना कि जो झज्जर में है, सुराही पोट्री के लिए फेमस है। और पोट्री को प्रमोट करने के लिए, या मतलब जो इस तरीके की टेराकोटा आर्ट है जो, उसको प्रमोट करने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने हरियाणा में जो था अपना 2010 में हरियाणा मिट्टी कला बोर्ड बनाया था। तो जो ट्रेडिशनल आर्ट है, हैंडक्राफ्टेड है, अर्धनवेयर, पोट्री, आर्टिफैक्ट्स हैं, इनको प्रमोशन के लिए था हरियाणा मिट्टी कला बोर्ड 2010 में। फिर है भाई टॉय मेकिंग क्राफ्ट के लिए अपना गुड़गांव फरीदाबाद रीजन है। वुड क्राफ्ट में हम देखते हैं कि भाई जैसे अपने वो हाथ वाला पंखा हो गया, भाई मुड्डा हो गया, मैट हो गए, सरकंडा, केन किया जैसे होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, चटाई टाइप का। ठीक है। वो सब होता है। और जो ये इस तरीके से जो फेमस है ना, जो एरिया जहाँ ये सब है वुड क्राफ्ट के लिए, वो है अपना भिवानी, महेंद्रगढ़, रोहतक, पंचकुला। फिर हम देखते हैं कि भाई हरियाणा के जो लिटरेचर का जो पर्सपेक्टिव है वो, और इम्पोर्टेंट राइटर्स हरियाणा के की उनकी जो इम्पोर्टेंट जो अपनी ये बुक्स हैं वो। तो राजा राम शास्त्री, ठीक है, इन्होंने हरियाणा का पहला नॉवल लिखा था, बोलते हैं कि उसका नाम था झाड़ू फ्री। ये क्वेश्चन और जो हमने देखा था ना कि फर्स्ट सांगी, ये हरियाणा के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं दोनों क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है कि भाई जो अपना फर्स्ट ये था हरियाणवी लैंग्वेज में जो नॉवल था वो था अपना झाड़ू फ्री, और जिसको लिखा था राजा राम शास्त्री ने। फिर है संत गरीबदास, इन्होंने लिखी थी अमृतवाणी। संत नित्यानंद हैं, उन्होंने लिखी थी 12 कड़ी, छोटा एक शॉर्ट टेक्स्ट था ये। ठीक है। ताऊ सांगी ने लिखा था रुक्मणी विवाह। हरिदास थे जो, उन्होंने लिखा था, ये ताऊ सांगी के कंटेम्प्रेरी थे, इन्होंने लिखा था राजा रतन सेन। जो राइटर थे अपने बंसीलाल, उन्होंने लिखा था कि गुरु गुग्गा, राजा गोपीचंद। अली बख्श, अली बख्श ने लिखा था पद्मावत। अली बख्श को हमने पढ़ा था ना, फादर ऑफ हरियाणा ओपन वो करके। फादर ऑफ थिएटर आर्ट इन हरियाणा, अली बख्श। फिर है अहमद बख्श। जो अहमद बख्श थे, उनकी जो बुक थी वो थी पद्मिनी। तो अब हम देखते हैं जैन लिटरेचर में जो पुष्पदंत थे ना,
उनकी जो क्रिएशन थी उनका नाम था कोश ग्रंथ और जसा चिरायु। और विजयनंद सूरी थे जैन लिटरेचर में जिन्होंने लिखा है, उनकी थी रत्नावली और आत्म भवानी। संस्कृत लिटरेचर में हम देखते हैं महर्षि वेद व्यास जी, तो उन्होंने लिखी थी महाभारत, गीता और पुराण। ये सब ये अपना जो वेद व्यास जी हैं उनकी क्रिएशन है, गीता पुराण और महाभारत। और ये है महाकवि मयूर, इनका था मयूर शतक, सूर्य शतक। फिर है स्वामी हरिदास, हरिदास जी की है दाद्रुमोदय। ये जो था ये संस्कृत लिटरेचर था। जब हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे एंशंट उसमें कल्चर में, तो जो मयूर थे वो किसके कोर्ट पोइट थे, कि किसके कोर्ट में थे वो, कोई बता सकता है? हमने पिछले क्लास में इसके बारे में बात करी थी। सर हर्षा। हाँ, सही आंसर। तो ये जो बाणभट्ट और मयूर थे ना, ये हर्षा के कोर्ट में थे। ठीक है, अब देखते हैं हिंदी लिटरेचर। देखो जो बना, आपके सामने जब नाम आए और कुछ हुआ है, आप उसको रिकॉल करोगे ना तो आपकी मेमोरी बढ़ेगी, आपको एग्जाम में भी ठीक होने के चांसेस बढ़ेंगे। क्योंकि अगर हम एक तरीके से पढ़ते रहेंगे ना लगातार, और चीजों को जोड़ेंगे नहीं एक दूसरे के साथ, तो वो फिर थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया ना, तो वो ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब भी नाम आए ना कुछ वैसा हो, तो उसको लिंक करके देखा करोगे थोड़ा सा, कि भाई ये मैंने कहाँ पढ़ा था, क्या था। तो उसको आपको वो वाला टॉपिक भी रिकॉल हो जाएगा, और ये वाला जो है, ये वाला यहाँ जो याद करना है वो भी याद हो जाएगा। तो इसलिए इंटरलिंकेज का जो कम्पिटेटिव एग्जाम था ना, खासकर जैसे एचसीएस, यूपीएससी या फिर कोई भी जो एग्जाम होगा, वहां चीजों को अगर आपने इंटरलिंक करना सीख दिया तो आपका एफर्ट कम होगा और रिटेंशन ज्यादा होगी। फिर है हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर में हम देखते हैं माधव प्रसाद मिश्रा, इन्होंने लिखा था निबंधावली। और जो बाल मुकुंद है उनके हैं तुलसी सुधाकर और तारा अश्रुमति। उर्दू लिटरेचर में हम देखते हैं कि भाई अपना ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, उन्होंने लिखा था मैं कौन हूँ और पाँव के फूल। और शिव प्रसाद जावेद ने लिखे थे रूपरस और शोलाए तिशनगी। तो जो हरियाणवी लिटरेचर में जो हमें जो लगा था, बहुत सारी किताबें थी, तो जो इम्पोर्टेंट लगी थी वो हमने निकाल ली हैं। उसके अलावा हम बहुत ज्यादा बुक्स करेंगे तो वो फिर रिटेन भी नहीं कर पाएंगे, और उतना ज्यादा इस एरिया से जो क्वेश्चन आते हैं वो मोस्टली इन्हीं फील्ड से आ रहे थे। तो इन जो ये नाम है ना, इनको आप रिकॉल करना बार बार, और क्वेश्चन ठीक होने के चांसेस आपके ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि भाई न्यूज़पेपर वगैरह। तो जो हरियाणा का जो पहला न्यूज़पेपर था ना, वो था जैन प्रकाश। इसको जो एडिटर थे इनके, वो थे जिया लाल जैन, गुड़गांव से निकालते थे। और जो जिया लाल जैन थे ना, उनके जो और जो न्यूज़पेपर थे, वो थे अपना जैन साप्ताहिक और अपना जिया लाल प्रकाश। ये जैन प्रकाश वाला क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम में हरियाणा में फ्रिक्वेंटली रिपीटेड था। जैन प्रकाश और उधर से अपना कल्चर का जो था झाड़ू फिरी, और ये क्या बोलते हैं अपना वो किशन लाल भट्ट फर्स्ट सांगी टाइप। ठीक है, फिर है ज्ञान उदय न्यूज़पेपर था। इसको इसके जो एडिटर थे ना वो थे अपना मनोदत्त शर्मा, और ये हिसार से पब्लिश होता था। फिर है आर्या। जो आर्या है ना, उसको था अपना जो इसके एडिटर हैं भीमसेन विद्यालंकर। 1918 में ये अम्बाला से पब्लिश होता था। और फिर था इन्होंने ही 49 में एक अगला नया अखबार चलाया था, वो था हिंदी संदेश। फिर है संदेश जो न्यूज़पेपर है, वो था पंडित नेकीराम शर्मा का।
और जो हरियाणा तिलक न्यूज़पेपर था वो था पंडित श्रीराम शर्मा। ये रोहतक से पब्लिश होता था, और जो संदेश था वो अपना यहाँ से भिवानी से पब्लिश होता था। ये जो दोनों ना, संदेश और हरियाणा तिलक, इनमें भी बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो इस पॉइंट को भी आपको याद करना है कि भाई जो अपना तिलक है ना, वो श्री राम शर्मा का है, और जो संदेश है वो पंडित निकीराम शर्मा का है। फिर है अपना मेड प्रभाकर। तो मेड प्रभाकर है, इसके जो एडिटर हैं वो है पंडित ननूराम शर्मा। और आत्मानंद है, ये जो मेड प्रभाकर था ये वीकली न्यूज था, और जो आत्मानंद था ये अपना जो मैगजीन थी या जिस तरीके से जर्नल था, ये मंथली था। और इसके जो एडिटर थे ना, वो थे कीर्ति प्रसाद जैन। तो अगर हम प्रेजेंट के बारे में बात करें, तो दो अखबार जो बहुत फेमस है, जो अभी भी हम देखते हैं, वो है द ट्रिब्यून और हरिभूमि। ट्रिब्यून है अपना प्रेजेंटली चंडीगढ़ से पब्लिश होता है, और इसके जो फर्स्ट जो इन्होंने स्टार्ट किया था वो थे दयाल सिंह मजीठिया। और हरिभूमि है ये अपना 1996 से, और इधर अपना रोहतक से ये होता है। फिर कल्चर के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो हरियाणा के जो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो हैं कि भाई हरियाणा साहित्य अकेडमी, इसका हेडक्वार्टर पंचकुला में है, और 1976 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। और इसकी जो मंथली मैगजीन है ना, ये है हरिगंधा। ठीक है। और हरियाणा साहित्य अकेडमी है, वो लिटरेचर के प्रमोशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड देती है, कि भाई जैसे है पंडित माधव प्रकाश, सॉरी, माधव मिश्रा, इसमें 2.5 लाख देते हैं जो विनर होता है, कि भाई लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए। और जो बाकी तीन है ना, पंडित लक्ष्मीचंद अवार्ड, हरियाणा गौरव सम्मान, और बाल मुकुंद गुप्त अवार्ड, ये है इनके लिए 1-1 लाख रुपए की जो वो है, वो मिलता है, तो प्राइज मनी होती है। जो ये हरियाणा गौरव सम्मान है ना, हरियाणा गौरव अवार्ड, ये जो इंडिया से बाहर रहकर जो हरियाणा वाले जो अपना कल्चर को प्रमोशन कर रहे हैं, उनको दिया जाता है ये वाला अवार्ड, हरियाणा गौरव अवार्ड। अब एक और है कि भाई अ, अभी हमने ना कल पढ़ा था बाल मुकुंद गुप्त, और अभी थोड़ी देर पहले हमने माधव मिश्रा अवार्ड जो है वो देखा था। तो आप ना लिंक करो कि माधव प्रसाद मिश्रा है, हिंदी लिटरेचर के लिए हमने देखा था, इन्होंने कुछ लिखा था, तो उसको एक बार रिविजिट करो, और फिर जाके देखो कि हाँ भाई माधव प्रसाद मिश्रा है, उनकी बुक का नाम निबंधवाणी है। और बाल मुकुंद गुप्त का हमने, जब हम हिस्ट्री के मॉडर्न इंडिया, सॉरी मॉडर्न हरियाणा के बारे में हम बात कर रहे थे, तो अब हमने देखा था कि भाई जींद में जो प्रजामंडल मूवमेंट हो रहा था ना, तो उसमें बाल मुकुंद गुप्त एक्टिव रोल प्ले कर रहे थे। तो अब हम देखते हैं अगला, कि भाई हरियाणा अकेडमी ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर। ये भाई जुलाई 2016 में बनी थी, और इसका हेडक्वार्टर कुरुक्षेत्र में है, हरियाणा अकेडमी ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर। तो मतलब इसको ऐसे भी अपन याद रख सकते हैं कि भाई जो हिस्ट्री कल्चर है उसके लिए हमारा जो सबसे फेमस जगह है वो कुरुक्षेत्र है, तो ये वहीं लोकेट है। फिर हम देखते हैं कि भाई हरियाणा के सिंबल कौन से हैं। स्टेटरी हमें पता है कि भाई पीपल, इसको थोड़ा सा मतलब ये है कि ये देख लेते हैं इसका साइंटिफिक नाम क्या है। जो पीपल है ना, उसका साइंटिफिक नाम है फिकस रिलीजियोसा। ठीक है। स्टेट फ्लावर हमारा लोटस, इसका साइंटिफिक नाम है न्यूलुम्बो न्यूसीफेरा। फिर भाई स्टेट एनिमल है हमारा ब्लैक बक, लीस्ट कंसर्न में था और शेड्यूल 1 में इंक्लूड है ये। इसका नाम है, साइंटिफिक नाम है इसका एंटीलोप सर्वी कैप्रा। फिर है, मोस्टली अभी तक जो पूछा था वो नाम ही पूछते थे। तो एक बार हमने जो कल्चर किया ना,
वो कल्चर वाले पोर्शन में हम एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या टॉपिक पढ़े। तो देखो, हमने देखा कि भाई सबसे पहले हमने सांग देखा, थिएटर देखा, मतलब कि फिर थिएटर के बाद हमने हरियाणा के डांस देखे कि भाई मेल फीमेल और जो दोनों करते हैं वो। फिर हमने देखा कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो कौन से, उसमें भी हमने ये देखा था कि भाई एरोफोन, मेम्ब्रेनोफोन और अपना स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, ये सब थे। फिर स्कल्पचर देखे कि कौन सा स्कल्पचर कहाँ मिला था और वो किस डाइटी का है। फिर क्राफ्ट के लिए हमने देखा था कि भाई इंपॉर्टेंट जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं और उनके रीजनल सेंटर कौन से हैं। फिर हमने देखा कि भाई हरियाणा में जो लिटरेचर का पर्सपेक्टिव है, उसमें हमने देखा कि भाई कौन से लोग, जो अपने सॉरी कौन से राइटर हैं वो फेमस है, और उनकी जो इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं या जो उनके जर्नल्स हैं वो कौन से थे। सेम हमने न्यूज़पेपर में देखा कि न्यूज़पेपर कौन सा था, उनके एडिटर कौन से हैं और किस जगह से वो अपना पब्लिश होता था। फिर हमने देखा कि भाई इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन देख के कि भाई हरियाणा साहित्य अकादमी जो पंचकुला में है, और अपना हरियाणा अकेडमी ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर वो कुरुक्षेत्र में है। अवार्ड देखे कि भाई माधव प्रसाद मिश्रा, लक्ष्मी चंद अवार्ड, हरियाणा गौरव और बाल मुकुंद। तो ये था ना। इसके साथ जो हमारा हरियाणा की जो थीम वन थी जिसमें हिस्ट्री एंड कल्चर था वो हो गया। तो अब जो है ना, हम थीम टू को स्टार्ट करेंगे। थीम टू में अपना हरियाणा का अपना ये जो है पॉलिटिकल एस्पेक्ट होंगे, जिसमें पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि भाई हरियाणा का जो हमें पता है कि हरियाणा डे कब होता है। November 1 1996, 1 नवंबर में हमारा ये था, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा स्टेट एग्जिस्टेंस में आया था। ठीक है, हरियाणा जो है इंडिया के जोग्राफिकल एरिया का 1.37% एरिया है ना, जो जोग्राफिकल एरिया वो हरियाणा का है इंडिया में। और अराउंड 2% जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो हरियाणा में है। तो एग्रीकल्चर, इरिगेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन ये है इसमें। मतलब हरियाणा ना जो लीडिंग स्टेट है, सबसे पहला जो स्टेट था जो जिसमें 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन होता वो हरियाणा ही था। मैक्सिमम एरिया है इरिगेशन के अंदर। तो ठीक है, फिर अब हम देखते हैं कि हरियाणा फॉर्मेशन से पहले कि भाई हरियाणा स्टेट एग्जिस्टेंस में कैसे आया था, 1 नवंबर 1966 से पहले जो था, कि कैसे हम एक पॉलिटिकल अलग स्टेट बने। तो देखो हमें पता है कि एग्जिस्टेंस में हरियाणा आया था 1 नवंबर 1966 को, और ये 17वां स्टेट था। ठीक है, अब दो कमीशन के बारे में बात होती है कि जो सरदार हुकम सिंह कमेटी थी ना, उसने कहा था कि भाई हरियाणा स्टेट को फॉर्मेशन को मंजूरी दे दी थी कि भाई हरियाणा स्टेट एग्जिस्टेंस में, मतलब कि इसको हरियाणा स्टेट बनाओ। और जो जेसी शाह कमीशन था ना, उसने फिर बाउंड्री डिसाइड करी थी कि भाई ये हरियाणा की बाउंड्री होगी और ये पंजाब की बाउंड्री होगी। अब हम देखते हैं ना कि प्री इंडिपेंडेंस जब हम देखते हैं, तो देखो जो ये मॉडर्न डे हरियाणा ये है, लेकिन हम पंजाब का पार्ट थे। तो ये सारा का सारा जो रीजन है ना, ये था पंजाब। तो पार्टीशन के बाद जो ये वाला एरिया था ये चला गया पाकिस्तान में। और फिर उसके बाद 1 नवंबर 1966 को जब ये हुआ ना, तो पंजाब में से हिमाचल को बाद अलग कर दिया गया, हरियाणा से अलग कर दिया गया, और जो प्रेजेंट डे पंजाब है वो ये वाला एरिया, और जो मॉडर्न डे हरियाणा है ये, और जो मॉडर्न डे हिमाचल प्रदेश है ये, और यहाँ यूटी ऑफ चंडीगढ़। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कैसे ये इवेंट्स थे, कैसे कैसे चले थे। तो अब आप देखो कि प्री इंडिपेंडेंस था ना, तो प्री इंडिपेंडेंस पे सबसे पहले जो हरियाणा के लिए जो डिमांड थी, जो मुस्लिम लीग का सेशन था ना दिल्ली में 1925 में, वहां पीरजादा मोहम्मद हुसैन थे। उन्होंने कहा था कि भाई एक हरियाणा तय जाना है, जो ये एरिया है इसको अलग करो। फिर है जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जेफरी कॉर्बेट थे जो कि पंजाब को रिप्रेजेंट करने के लिए गए थे। तो
उन्होंने कहा था कि पंजाब का डिवीजन करो। और फिर है रतिराम देशबंधु गुप्ता। इन्होंने 1932 में डिमांड करी सेपरेशन की। और जो आर्य समाज और हिंदू महासभा थे ना, वो हरियाणा के जो मतलब उस टाइम पे जो पंजाब था उसके डिवीजन के अगेंस्ट थे। और वो नहीं चाहते थे कि पंजाब का डिवीजन किया जाए। फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में रणवीर सिंह हुड्डा जो हैं, जो उन्होंने अपील की थी कि भाई हरियाणा को स्टेट उड़ दो। और तो उसके बाद जो है ना, पोस्ट इंडिपेंडेंस में हम देखते हैं 1947 के बाद, तो मास्टर तारा सिंह है ना, वो पंजाबी सुंबा मूवमेंट चलाया था उन्होंने। तो उन्होंने उससे ही मतलब कि फिर जो था ना, कि जो पंजाब के डिवीजन की जो मांग थी वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी। और वो इवेंचुअली जब खत्म हुई ना, तो 66 में हुई, जब हरियाणा और पंजाब अलग अलग हो गए थे। फिर देखो कि उसके बाद क्या हुआ कि अक्टूबर 1949 में ना भीमसेन सच्चर फॉर्मूला आया। जो ये सच्चर था, ये अपना क्या बोलते हैं सच्चर फॉर्मूला, इसमें क्या था कि इसमें लैंग्वेज बेस्ड डिवीजन के बारे में बात करी गई थी कि भाई ये वाला जो एरिया है ना, ये अपना पंजाबी स्पीकिंग डोमिनेटिंग एरिया था। और ये है, और जो ये है मतलब कि प्रेजेंट डे हरियाणा और प्रेजेंट डे हिमाचल प्रदेश, ये अपना था हिंदी स्पीकिंग एरिया। तो उसके बेसिस पे सचर फॉर्मूला में बात हुई थी कि लैंग्वेज बेस्ड डिवीजन करो। फिर है जेवीपी कमेटी आई। ठीक है, जेवीपी कमेटी ने था अपना, जिसमें ये थे अपना जवाहरलाल नेहरू, वल्लभी वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया। इन्होंने जो डिवीजन था उसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं भाई, अभी इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होनी चाहिए, ना कि लैंग्वेज बेस्ड डिवीजन। फिर फजल अली कमीशन आया, उन्होंने भी वही एक सेपरेट स्टेट की मांग को रिजेक्ट कर दिया था। और फिर एक पंजाब गवर्नमेंट ने रीजनल फॉर्मूला दिया, वो भी जो अपना जो था ना सत्तर फॉर्मूला, इस पे ही बेस था कि लैंग्वेज बेस्ड डिवीजन कर दो। फिर पंजाबी सूबा मूवमेंट करी तारा सिंह। तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस चल रहा था। फिर 1965 में क्या हुआ कि जब फतेह सिंह थे ना पंजाब में, उन्होंने हंगर स्ट्राइक के लिए बोल दिया कि भाई ऐसे हम हंगर स्ट्राइक करेंगे अगर ये नहीं बना तो। फिर जो हुकुम सिंह कमेटी बनी, जो हुकुम सिंह थे वो थे अपने लोकसभा के स्पीकर। उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिशन में कहा कि भाई हरियाणा स्टेट के को पंजाब का डिवीजन करो और हरियाणा को एग्जिस्टेंस में लेके आओ। फिर उस कमेटी की रिकमेंडेशन पे जेसीशा कमीशन बना, जिसने बाउंड्री डिसाइड करी। तो जब हरियाणा बना, तो उस टाइम पे हरियाणा में 7 डिस्ट्रिक्ट थे, जो ओरिजिनल 7 डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं जिसको हरियाणा की। तो वो हम देखते हैं कि कौन से थे। देखो, हिसार, जींद, करनाल, अंबाला, रोहतक, गुड़गांव और महेंद्रगढ़। तो जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा सिस्टम बना था, तो हरियाणा में ये 7 डिस्ट्रिक्ट एग्जिस्ट करती थी। तो 7 ओरिजिनल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा की कौन सी हैं? अंबाला, जींद, हिसार, करनाल, रोहतक, गुड़गांव और महेंद्रगढ़। इसको हम याद रख सकते हैं कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में मोस्टली ग्राम होते हैं। तो एच से अपना हो गया हिसार, जे से हो गया अपना जम्मू कश्मीर में जो था अपना जींद, करनाल, ग्राम को हम देख सकते हैं गुरुग्राम, रोहतक, अंबाला एंड महेंद्रगढ़। तो ये हमारी 7 ओरिजिनल डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा की। ठीक है, तो जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, जिसके बाद पंजाब का डिवीजन हुआ था, ये अपना 18 सितंबर 1966 में पास करा था। उसके बाद जो था ना, उससे ये अपना हरियाणा, चंडीगढ़ यूटी, हिमाचल प्रदेश और ये वाला जो था, जो पंजाब का जो प्रेजेंट डे है, ये एग्जिस्टेंस में आ गया था 1 नवंबर 1966 को। फिर हम देखते हैं कि जो हरियाणा है उसके पुराने नाम क्या हैं, जो हमने हिस्ट्री में अलग अलग जगह पे पढ़ भी लिए थे। और
अब जो आपको उनका रिवीजन भी हो जाएगा। तो देखो, जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद में हरियाणा का नाम है रज हरियाणा। मनुस्मृति में है ब्रह्मवर्त है। ठीक है। और जो ये किस एरिया कहाँ एग्जिस्ट करता था, सरस्वती एंड दृष्टवती। दृष्टवती का मैंने नाम बताया था कि इसको ऋग्वेदिक टाइम पे क्या बोलते थे, चौतांग जो रिवर है वो दृष्टवती है। ठीक है। फिर जो बाणभट्ट हैं हर्षा के टाइम पे, तो उस टाइम पे हरियाणा वाला जो एरिया था उसको श्रीकंठ जनपद बोलते थे। फिर राहुल संकीर्तायन है, उन्होंने बताया कि भाई हरियाणा का जो एंशिएंट नेम था वो हरिधन्य का था। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने बताया कि भाई हरियाणा का जो पुराना नाम है वो अभियाना था, अभिराना। ठीक है। और जो एच आर गुप्ता बोलते हैं कि पुराना नाम है आर्यन। और यदुनाथ सरकार बोलते हैं कि इसका हरियाणा का पुराना नाम था हरियाल। तो ये हिस्टोरिकल नेम्स है हरियाणा के अलग अलग जगह पे। और दो नाम हमने देखा था कि भाई महाभारत के नाम, महाभारत के टाइम पे क्या बोलते थे, किसी को है याद? बहुधान्य बहुधन्य का। बहु यस। हाँ, यही नाम था बहुधन्य का। मतलब क्या था, लैंड ऑफ प्लेंटीफुल ग्रेन्स। ये अपना महाभारत के टाइम पे था। बहुधन्य का है, बहुधनक। ठीक है। फिर हम देखते हैं भाई स्टेट लेजिस्लेचर, कि हमारे स्टेट लेजिस्लेचर में प्रेजेंटली ना 90 सीट्स हैं। जो कि जब हरियाणा बना था तो 54 थी, बाद में बढ़ा के उसको 67 में 81 किया गया। और जो प्रेजेंट सेंट है 1977 में उसको 90 कर दिया गया था, तब से 90 सीटें चल रही है। ठीक है। उसमें से अपना क्या है, जो 17 सीट है ना वो अपना रिजर्व कर रखी है SC और ST कैटेगरी के लिए। और फर्स्ट इलेक्शन हमारे 96 97 में हुए थे। और जो थे ना, फर्स्ट स्पीकर हरियाणा की जो बनी थी वो थी शन्नो देवी। तो ये उस टाइम पे ना किसी स्टेट की, बल्कि इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई वुमेन स्पीकर बनी थी। तो वो थी अपने अपना श्रीमती शन्नो देवी। ठीक है। और जो प्रेजेंटली जो हरियाणा विधानसभा के जो स्पीकर हैं वो हैं श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, पंचकुला कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं। और डेप्यूटी स्पीकर है जो प्रेजेंट में हरियाणा असेंबली के हैं, वो हैं श्री रणवीर गंगवा जी, जो कि नलवा कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं। मेन लीडर ऑफ अपोजिशन हरियाणा प्रेजेंट असेंबली में प्रेजेंटली अपने भूपेंद्र हुड्डा हैं। गड्डी सापला किलोई इनकी वो है कॉन्स्टिट्यूंसी। और जो अगर हम देखते हैं पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हरियाणा में जो अपना श्री कंवर पाल हैं, वो जगाधरी कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं। ठीक है। और जो ये हरियाणा की जो कॉन्स्टिट्यूंट जो सॉरी बोलते हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो उसके जो डिजाइनर है ना वो है अपने ली कार्बोजियर, जो कि फ्रेंच आर्किटेक्ट थे। ठीक है। अब हरियाणा का रिप्रेजेंटेशन हम पार्लियामेंट में हम देखें तो हरियाणा के में 10 लोकसभा सीटें हैं। 10 लोकसभा सीटों में से 2 सीट्स हैं वो रिजर्व्ड हैं, जो कि अंबाला और सिरसा रीजन है कॉन्स्टिट्यूंसी। और वो SC और ST कैटेगरी के लिए रिजर्व है, अंबाला कॉन्स्टिट्यूंसी और सिरसा कॉन्स्टिट्यूंसी। कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज हम देखें तो सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो एरिया के हिसाब से वो है अपना भिवानी महेंद्रगढ़। और इलेक्टोरेट के हिसाब से देखें तो गुड़गांव है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी बाई इलेक्टोरेट देखें तो सोनीपत। और राज्यसभा की हरियाणा में 5 सीट है। प्रेजेंटली जो अपने गवर्नर हैं वो बंडारू दत्तात्रेय हैं। जो फर्स्ट गवर्नर थे वो अपने श्री धर्मवीर थे। और जिन गवर्नर का सबसे लंबा टेन्योर रहा वो है श्री BN चक्रवर्ती। हरियाणा में मतलब आज तक 3 बार प्रेसिडेंट रूल लगा है। तो वो हम देखते हैं कि कब कब लगा था। पहली बार लगा था 21 नवंबर से लेके 22 मई 1966 तक। और उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे ना वो जाकिर हुसैन थे।
और जो गवर्नर थे हरियाणा में वो BN चक्रवर्ती थे। फिर जो दूसरी बार लगा प्रेसिडेंट रूल वो था 1977 में। उस टाइम पे इंडिया के जो प्रेसिडेंट थे वो थे BL जत्ती, और जो हरियाणा में जो गवर्नर थे वो थे JL अथी। फिर 91 में लगा प्रेसिडेंट रूल तीसरी बार। उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे वो थे R वेंकट रमन, और जो गवर्नर थे वो थे DL मंडल। 1991 के बाद से हरियाणा में प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा है। हरियाणा के CM के बारे में हम बात करें तो भाई जो हमारे फर्स्ट CM थे वो थे पंडित भगवत शर्मा। जो लॉन्गेस्ट टेन्योर है CM जिनका रहा है वो बजनलाल जी का रहा है। वो 6 साल और कुछ दिन थे, वो इतने कंटिन्यूटी में CM रहे थे। शॉर्टेस्ट टेन्योर अगर हम देखें तो श्री ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, वो 15 दिन के लिए CM रहे थे। और जो ये ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, ये मैक्सिमम अगर हम नंबर वाइज देखें ना तो सबसे ज्यादा बार यही बने हैं। प्रेजेंटली जो हमारे CM हैं वो हैं श्री मनोहर लाल खट्टर जी, और वो है करनाल कॉन्स्टिट्यूंसी से। फिर हम देखते हैं कि हरियाणा का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना उसमें 6 डिवीजन है। तो पिछला जो है अगर किसी ने दिया होगा ना तो सिर्फ इतने वाले एरिया से आपके 2 क्वेश्चन आए हुए थे। मैप वाला क्वेश्चन भी यहीं से था, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था कि कौन सा रीजन किस में आता है वो भी यहीं से था। तो हम देखते हैं अब कि भाई जो अंबाला, पहले हम ना 6 डिवीजन देखते हैं कि पहला डिवीजन है हमारा अंबाला, ये वाला। तो फिर हम देखते हैं कि भाई करनाल डिवीजन में है ये वाला 3 डिस्ट्रिक्ट। फिर हम देखते हैं रोहतक डिवीजन में है ये वाला एरिया। फिर हम देखते हैं अपना गुरुग्राम, तो गुरुग्राम में है अपना ये वाली डिस्ट्रिक्ट। फिर हम देखते हैं हिसार डिवीजन में है हमारा ये। फिर हम देखते हैं फरीदाबाद में हमारे ये वाली डिस्ट्रिक्ट है। तो टोटल 6 डिवीजन है हमारे, और 6 डिवीजन में अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट है उनको भी हम देखेंगे। हरियाणा में अपना 22 डिस्ट्रिक्ट है। सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है हमारी सिरसा, और जो सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है वो है हमारी फरीदाबाद। फिर है सब डिवीजन हरियाणा में अपने 74 है, और तहसील 94 है। सबसे ज्यादा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी अपनी हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, और सबसे कम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारी पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में है। और असेंबली में हम देखें तो लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया वाइज है लोहारू, और स्मॉलेस्ट है अपनी बलरामगढ़। अब जो पिछला जो एचएस था ना उसमें हमसे मैप का एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रखा था कि भाई जो कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ना उसकी बाउंड्री किसको नहीं टच करती। तो उसमें जो मेन जो ट्रिक थे ना उसमें हमें ये ध्यान रखना था कि भाई जो रोहतक है ना, रोहतक की बाउंड्री रेवाड़ी को टच नहीं करती। और उधर से ना ऐसा लगेगा कि हिसार और सिरसा बाउंड्री शेयर करते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं ना तो हिसार और सिरसा इन दोनों के बीच में फतेहाबाद आ जाता, तो ये बाउंड्री शेयर नहीं करते। और उस ऑप्शन में हमें यही बताना था कि हमें डिस्ट्रिक्ट दे रखी थी और उसके साथ जिन जिनकी बाउंड्री टच करती है वो दे रखा था कि भाई इनमें से कौन से ठीक है। तो वो सिर्फ एक विजुअल मेमोरी का वो था कि भाई कहाँ कर सकती है, और सिंपल क्वेश्चन हो गया था। उसके बाद वो अगर किसी को थोड़ा सा भी मैप का आइडिया था ना तो उस बंदे का वो क्वेश्चन ठीक हुआ था। फिर हम देखते हैं कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन में हम सबसे पहले करनाल डिवीजन में देखो 3 ये है अपना डिस्ट्रिक्ट। तो कैथल, आप टेबल को खुद से पढ़ना है इसको ना, हम मैप से देखेंगे ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे। और इसके आसपास की जो लोकेशंस है ना
कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट है और क्या है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो देखो सबसे पहले करनाल डिवीजन में हम देखें ना, तो करनाल डिवीजन में कौन सी 3 डिस्ट्रिक्ट है? कैथल, करनाल और पानीपत, ये तीन ही डिवीजन आती हैं। तो यहाँ जो दिमाग में जो एक चीज याद रखने की है ना, हमें ऐसा लगता है कि करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल, ठीक है, ये सारे एक ही उसमें होंगे। लेकिन जो कुरुक्षेत्र है ना डिस्ट्रिक्ट, वो अपना अंबाला डिवीजन में आता है, ना कि करनाल डिवीजन में। तो जो पहली बात याद रखने की है, एक तो ये थी कि फिर हम देखते हैं अंबाला डिवीजन। अंबाला डिवीजन में है ना, हम देख सकते हैं कि भाई अंबाला के आसपास का रीजन होगा। तो उसमें हम देखते हैं कि अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला, ये तीन हम कर सकते हैं कि जनरल अंडरस्टैंडिंग के भी आसपास का एरिया डिवीजन में होता है, तो वो होता है। तो इसमें जो हम नाम याद रखेंगे भाई कुरुक्षेत्र, ये एडिशनल है। तो अभी तक जो याद करना है ना, ये याद रखना है कि भाई जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र हमारा अंबाला डिवीजन में आता है, और करनाल डिवीजन में सिर्फ तीन ही है। और बाकी आप मैप में देख रहे हो, तो आप देख रहे हो कि आसपास का जो एरिया है वो। फिर हम देखते हैं हिसार डिवीजन। हिसार डिवीजन में देखो, फतेहाबाद होगा, सिरसा होगा, हिसार तो होगा, और उसके बाद देखो जींद। जींद हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई रोहतक में होगा, लेकिन जो जींद है वो हिसार एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में है। अब है रोहतक डिवीजन। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम देखें ना, तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट रोहतक डिवीजन में ही आती हैं। तो रोहतक डिवीजन में कौन सी डिस्ट्रिक्ट है ये देख लो। सोनीपत, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी और भिवानी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो रोहतक डिवीजन में आती हैं। फिर है हमारा गुरुग्राम डिवीजन। गुरुग्राम डिवीजन में हम देखें तो भाई गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, ये कंटिन्यूटी वाले तीन हैं। यहाँ में ये याद रखना है कि भाई जो नू है ना, वो फरीदाबाद डिवीजन में है, ना कि गुड़गांव डिवीजन में। और फिर लास्ट डिवीजन हमारा फरीदाबाद। फरीदाबाद डिवीजन में आते हैं फरीदाबाद, पलवल और जो याद रखना है नू। तो अगर आप लोगों को जनरल आइडिया भी है, तो सिर्फ ये तीन नाम याद रखने हैं आपको कि भाई कुरुक्षेत्र इस डिवीजन में है, जींद अपना हिसार डिवीजन में है, और नू फरीदाबाद डिवीजन में है। और बाकी अपना जनरल अंडरस्टैंडिंग के आप लगा सकते हो कि हाँ ये वाला रीजन इसमें होगा। फिर हम देखते हैं कि भाई अर्बन लोकल बॉडीज हरियाणा में। तो हमें पता है कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से अपना अर्बन लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया था। 73rd से हमें पीआरआईज को मिल गया था कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ठीक है। तो उससे पहले हरियाणा ने ना 1982 में, हरियाणा के लिए जो था ना, डायरेक्टोरेट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट था जो, उसको एस्टेब्लिश कर दिया था 1982 में, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस से भी पहले, ठीक है। तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया, तो उसके बाद तो अर्बन डेवलपमेंट के लिए एक नया पाथ ओपन हो गया, ठीक है। तो अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट में हम हरियाणा में देखते हैं तीन मेन जो तरीके से डिवीजन है, वो है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कमेटी। पॉपुलेशन के बेसिस पे हमने इसको डिवाइड कर रखा है। तो जो म्युनिसिपल वो होते हैं ना, वो 10 लाख से पॉपुलेशन ज्यादा वाले एरिया में होती है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, और वो ना प्रेजेंटली 11 है। तो अपना लेटेस्ट जो था मनेसर था। नाम हम देख लेते हैं कि पंचकुला, गुरुग्राम, रोहतक, हिसार, अंबाला, पानीपत, करनाल, सोनीपत और यमुनानगर, फरीदाबाद। लेटेस्ट हमारा मानेसर। फिर हम देखते हैं म्युनिसिपल काउंसिल। ये 22, जो 3 लाख से लेके और 10 लाख तक की पॉपुलेशन के एरिया के बीच में होती है, वहां म्युनिसिपल काउंसिल होती हैं। तो प्रेजेंटली अपनी कितनी है? 22 है। जो लास्ट में बनी है वो अपनी अंबाला सदर और कालका। 22 नाम, मतलब एक बार हम पढ़ लेते हैं, लेकिन वो हमें इतना याद रखने की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं।
तो थानेसर, बहादुरगढ़, गोहाना, कैथल, सोहना, अपना पलवल, होडल, रेवाड़ी, चरखी दादरी, भिवानी, नारनौल, हांसी, फतेहाबाद, टोहाना, सिरसा, मंडी डबवाड़ी, जींद, नरवाना, झज्जर, नूह, अंबाला सदर और कालका। ये हमारी है म्युनिसिपल काउंसिल। अब है कमेटीज। तो 56 कमेटी हैं, और ये जो होता है ना अपना 50,000 के नीचे जो पॉपुलेशन होती है वहां होती है म्युनिसिपल कमेटीज। फिर हम देखते हैं कि भाई एनसीआर रीजन है। तो एनसीआर रीजन हम देखते हैं, एनसीआर रीजन 3 स्टेट में फैला हुआ है, हरियाणा, अपना ये क्या बोलते हैं यूपी और राजस्थान। तो ये जो एरिया है ना, ये एनसीटी दिल्ली का हरियाणा में है। तो ये 14 डिस्ट्रिक्ट आती हैं जो अपना हरियाणा की जो डिस्ट्रिक्ट है वो जो एनसीआर में इंक्लूडेड है। तो एक बार हम उनके नाम देख लेते हैं कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो एनसीआर में आती है हरियाणा की। तो देखो, फरीदाबाद है, फरीदाबाद, गुड़गांव, पलवल, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, रेवाड़ी, पानीपत, मेवात। ये सारी की सारी जब एनसीआर का कंसेप्ट इमर्ज हो रहा था तब ये 85 में ही सारी की सारी आ गई थी। उसके बाद जो 2013 में हमने डिस्ट्रिक्ट ऐड करी वो थी भिवानी और महेंद्रगढ़। फिर हमने 2015 में 2 डिस्ट्रिक्ट और ऐड कर दी, वो थी अपनी जींद और करनाल। और फिर 2016 में जो नई डिस्ट्रिक्ट एग्जिस्टेंस में आई थी वो थी अपनी चरखी दादरी, और उसको भी हमने एनसीआर में इंक्लूड कर लिया था। तो अब हम देखते हैं कि भाई कौन सी, ये 14 डिस्ट्रिक्ट तो हमने देख ली, लेकिन जो भाई, या तो आप ये 14 को याद रख लो या फिर आप उन 8 डिस्ट्रिक्ट को देख लो कि जो एनसीआर में अभी फिलहाल नहीं आती हैं। तो हम देखते हैं कि जींद के जो दोनों साइड है ना, जो ये है इस साइड वाला एरिया, जो मतलब हरियाणा के नॉर्थ की साइड आता है, और ये वाला एरिया जो साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में आता है, ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया हो जाएगा। तो ये नहीं आता, यहाँ अपना है हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, और यहाँ है अपना कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला। तो ये वाला एरिया और हरियाणा का ये वाला एरिया एनसीआर में नहीं आता है। तो अभी 1-2 साल पहले ना बात चल रही थी कि हरियाणा में जो एनसीआर का एरिया है उसको रिड्यूस करने की बात चल रही थी। तो ये करंट का एस्पेक्ट था। तो उसमें जो हरियाणा गवर्नमेंट ने जो प्रपोजल, जो मतलब उस टाइम पे जो हुआ था, तो वो बोल रहे थे कि करनाल, जींद, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़। तो वो चाहते हैं, हरियाणा गवर्नमेंट चाहती थी कि इन एरिया को अपना एनसीआर से हटा के, और जो फोकस्ड एरिया ना एनसीआर में वो इस एरिया को रखना चाहती है हरियाणा गवर्नमेंट। फिलहाल है अपना ये, फिलहाल में जो करनाल भी इंक्लूडेड है, जींद भी इंक्लूडेड है, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़। तो ये जो है ना, ये सारा का सारा रीजन अभी एनसीआर में इंक्लूडेड है। तो हरियाणा गवर्नमेंट का प्रपोजल था कि अगर वो एरिया को रिड्यूस करे तो वो इनको हटाने के लिए प्रपोजल क्रिएट किया था। तो उसके बाद जो प्रेजेंटली जो हरियाणा का जो एरिया है जो अपना एनसीआर में आता है वो है 25,327 स्क्वायर किलोमीटर, जो ये। और अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता तो फिर जो हरियाणा का एरिया एनसीआर में रहता तो वो था 12,280 किलोमीटर। फिलहाल हरियाणा का सबसे ज्यादा एरिया आता है, उसके बाद अपना यूपी का है और फिर राजस्थान का है। तो कम होने के बाद क्या रह जाता है कि हरियाणा का यूपी और राजस्थान दोनों से ही कम हो जाता। फिर हम देखते हैं कि अपना हरियाणा में पंचायत, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। तो ग्राम पंचायत होती है, फिर भाई ब्लॉक समिति होती है, और फिर अपना होता है जिला परिषद। तो ये 3 टियर है इस तरीके से अगर हम देखें ना पंचायत का स्ट्रक्चर।
तो ग्राम लेवल पे, विलेज लेवल पे ग्राम सभा, ये ग्राम पंचायत, जो ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक समिति, और जो वैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है वो अपना जिला परिषद। ये स्ट्रक्चर है हरियाणा में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, पंचायती राज का। और 2015 में हरियाणा ने क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऐड कर दी थी कि भाई सरपंच को, जो जनरल कैटेगरी से जो सरपंच के लिए इलेक्शन लड़ेंगे, तो उनको 10th की क्वालिफिकेशन थी, वुमेन के लिए 8th क्लास की क्वालिफिकेशन कर दी थी, और रिजर्व कैटेगरी के लिए भी 8th क्लास की क्लास वो कर दी थी। और जो हरियाणा में बेस्ट परफॉर्मिंग पंचायत होती है ना, उसको चौधरी देवीलाल अवार्ड दिया जाता है हर साल, और उसमें उस पंचायत को 10 लाख रुपए का इनाम मिलता है। फिर है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट आया था 1977 में, उसके अंतर्गत ये थी, ये बॉडी बनाई गई थी, HSVP। तो ये जो ऑटोनोमस बॉडी है, और ये अपने अंदर जो मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में इसको कोई कमेटी स्टेब्लिश करने के लिए फ्रीडम है कि भाई कोई फंक्शन डिस्चार्ज करना, उसके लिए स्पेशल कमेटी को ये स्टेब्लिश कर सकते हैं। और जो चीफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो हेडक्वार्टर पे जो होता है, वो सारा ओवरऑल इसकी फंक्शनिंग देखता है। तो जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, उसको असिस्ट करते हैं 5 एडमिनिस्ट्रेटर। 5 उनको बोलते हैं जोनल एडमिनिस्ट्रेटर। तो वो होते हैं अपना फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, पंचकुला, रोहतक, और एक होता है सेंटर में। तो सेंटर और 5, ये इसका स्ट्रक्चर है। ये भी HCS ने जो था शायद 2017 या 2016 जो एग्जाम था लास्ट, उसमें उसमें हरियाणा ने पूछा था। तो ये इसके अपने रीजनल है, और एक अपना सेंट्रल है। फिर है स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो जो 73rd और 74th अमेंडमेंट के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था, तो उसमें एक प्रोविजन था कि भाई स्टेट फाइनेंस कमीशन का हर 5 साल के बाद स्टेट फाइनेंस कमीशन स्टेब्लिश होगा। ठीक है। तो हरियाणा पंचायती राज एक्ट आ गया था 1994 में, और उसके बाद था जो बना पहला अपना, क्या बोलते हैं, फाइनेंस कमीशन। तो उसमें जो थे ना, 1994 में ही बना था वो, और उसके जो चेयरमैन थे वो थे श्री राजेंद्र सिंह बिस्ला जी। फिर बाद में उनको रिप्लेस करके कमल वर्मा जी आ गए थे। और जो प्रेजेंटली जो छठा स्टेट फाइनेंस कमीशन चल रहा है, उसके चेयरपर्सन है P राघवेंद्र राव। और जो अपना स्टेट फाइनेंस कमीशन है ना, उसका हेडक्वार्टर पंचकुला में है। फिर है लोकायुक्त। लोकायुक्त को हम देखते हैं कि भाई लोकायुक्त है कि एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जिसको, इससे अपना क्या बोलते हैं, क्लीन, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट के लिए तो एक लोकायुक्त स्टेब्लिश किया जा गया है। ठीक है। तो ये क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है, और अगर एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ गलत हो रहा है ना, तो उसको ऑब्जर्व करते हैं कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन एकदम फेयर एंड रोबस्ट होना चाहिए। तो उसको मॉनिटरिंग के लिए जो टॉप मोस्ट वो है, वो है लोकायुक्त। ठीक है। तो हरियाणा में जो लोकायुक्त आ गया था 2004 से इफेक्टिव है। तो जो हमारे हरियाणा के पहले जो लोकायुक्त थे वो थे प्रीतम पाल सिंह जी, और जो प्रेजेंटली जो हरियाणा के लोकायुक्त हैं वो हैं जस्टिस हरिपाल वर्मा, जिनको 2021 में अपॉइंट किया गया है। फिर है हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन। इसको स्टेटूटरी स्टेटस दे दिया गया था 2012 में। चेयरपर्सन इनकी अपना रेणु भाटिया जी, और हेडक्वार्टर है पंचकुला। फिर हम देखते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। ये स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एक्ट 2005 है, उसके अंडर बना था। SIC का जो हेडक्वार्टर वो अपना चंडीगढ़ में है, और जो प्रेजेंटली जो CIC हैं स्टेट के लिए, स्टेट के लेवल पे, तो वो है श्री विजयवर्धन। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, उसका हेडक्वार्टर अपना चंडीगढ़ में है, और 2012 में एग्जिस्टेंस में आ गया था। और क्या बोलते हैं, जो इसके जो पहले जो थे ना चेयरपर्सन, वो थे जस्टिस विजेंद्र जैन। और जो प्रेजेंटली जो
हरियाणा स्टेट में जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है उसके जो चेयरपर्सन है वो है जस्टिस एस के मित्तल। तो देखो अभी जो हमने एडमिनिस्ट्रेशन देखा ना, तो जो हरियाणा के जो पर्सपेक्टिव से तो हमने देख लिया है, लेकिन आप लोग जब जीएस को पढ़ो तो हम देख सकते हैं कि भाई स्टेट फाइनेंस कमीशन, कि भाई इसका आर्टिकल कौन सा होगा, ये भाई लोकायुक्त है, इसका इंडिया के लेवल पे क्या स्टेटस है, भाई ये अपना सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होगा, उसमें कौन होता है, कितने मेंबर होते हैं। सेम तरीके से ये होता है कि भाई नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, कि भाई उसमें कितने मेंबर हैं, कौन उसको अपॉइंट करता है, क्या उनकी रिपोर्ट्स होती हैं। वो सारा का सारा पोर्शन है जीएस का। अगर इस तरीके से उसको पहले पढ़ के या फिर एक बेसिक आइडिया लेके करा जाए तो दोनों चीजें वो बिल्डिंग हो सकती है। जो पॉलिटी वाला पोर्शन है ना, तो उसको, और जो हरियाणा वाला पोर्शन है उसको, जब इसको पढ़ो हरियाणा वाले पोर्शन को, तो थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया पॉलिटी का ले लो। और जब पॉलिटी का ले रहे हो तो एक बार जल्दी से रिविजिट कर लो कि हरियाणा में इसका क्या स्टेटस था। तो इससे भी फिर ये होगा कि आपको जब पॉलिटी पढ़ रहे हो तो हरियाणा का जो छोटा एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिकॉल हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम देखते हैं पुलिस। तो पुलिस हरियाणा में मतलब होम अफेयर्स डिपार्टमेंट के में आती है। और प्रेजेंटली जो इसको स्टेट पुलिस को हेड कर रहे थे श्री पी के अग्रवाल आईपीएस हैं, वो कर रहे हैं, डीजीपी हैं जो। और पुलिस का हेडक्वार्टर पंचकुला में है। हरियाणा स्टेट अपना खुद का एक्ट ले आई थी 2007 में पुलिस के लिए। और जो कमिश्नरेट सिस्टम है ना, कमिश्नरेट सिस्टम 4 डिस्ट्रिक्ट में है, पंचकुला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, और लेटेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट ऐड हुई थी ना वो है सोनीपत, जहाँ कमिश्नरेट सिस्टम चालू हो गया है। कमिश्नरेट सिस्टम में क्या होता है कि जो पुलिस कमिश्नर होता है, जो इसमें जो कमिश्नरेट में होता है, उसमें कुछ जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो पावर होती हैं वो कमिश्नरेट में दे देते हैं। तो जैसे ये हो गया कि सेक्शन 144 इम्पोज करनी है, तो कमिश्नर सिस्टम में जो पुलिस कमिश्नर होगा वो कर देगा। किसी को ऐसे क्या बोलते हैं अपना प्रिवेंटिव अरेस्ट के लिए हो गया, या सेक्शन 144 हो गया, तो कमिश्नरेट सिस्टम में थोड़ा सा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग हो जाता है नॉन कमिश्नरेट के कंपेरिजन में। ये हमारे 4 वो हैं। फरीदाबाद, गुड़गांव, पंचकुला और सोनीपत। फिर हम देखते हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में हम देख रहे हैं कि भाई जो सबसे पहले जो स्टेट कमीशन किसी भी उसमें एग्जिस्ट हुआ था ना, तो वो सबसे पहले आया था मद्रास सर्विस कमीशन। 1930 में आ गया था ये, 1929 के एक्ट के अंदर। फिर इवेंचुअली जो बाद में 1937 के बाद आए, वो आए असम, ये 7 थे। असम कमीशन आ गया था, फिर बंगाल वाला आ गया था, बॉम्बे एंड सिंध आ गया था, सेंट्रल प्रोविंस, बंगाल एंड उड़ीसा, मद्रास और यूपी। तो फर्स्ट था हमारा मद्रास। अगर हरियाणा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में हम बात करें, तो 1 नवंबर 1966 को एग्जीक्यूशन में आ गया था। और प्रेजेंटली इसमें क्या है कि 5 मेंबर हैं, कि चेयरमैन +4, 1+4 है। तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, उनके जो पहले चेयरमैन थे वो थे दरबारी लाल गुप्ता। प्रेजेंटली जो चेयरमैन है वो है श्री आलोक वर्मा जी। और हेडक्वार्टर है अपना पंचकुला में, और ये एग्जिस्टेंस में है 1 नवंबर 1966 में। एक चीज अपना, मोस्टली जो हरियाणा के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेडक्वार्टर्स है ना, वो पंचकुला में है। तो सारों को याद करने के बजाय आप उनको याद कर लो कि जो पंचकुला में नहीं है। तो जैसे हमने देखा कि भाई SHRC है वो चंडीगढ़ में है, या फिर SIC है वो भी चंडीगढ़ में है। उसके अलावा हमने जो मोस्टली पढ़े हैं ना वो सारे के सारे पंचकुला में आ रहे हैं। तो इस तरीके से भी फिर आपको क्या होगा कि आपको कम याद करना पड़ेगा, और जो बाकी जो बचेंगे वो आप लॉजिकली बता सकते हो कि हाँ ये पंचकुला में लोकेटेड हो सकता है। तो आपको जो कैलकुलेटेड रिस्क लेने वाले जो क्वेश्चन होंगे, या फिर जहां आपको थोड़ा सा आइडिया के बेस पे आंसर निकालना है, तो उस केस में ये सब ट्रिक्स हैं, वो आपके लिए कामयाब हो सकती हैं। फिर हम देखते हैं कि भाई हरियाणा में जुडिशरी का क्या सेटअप है। तो देखो, जो ये अपनी जो
पंजाब एंड हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग है ना, इसको डिजाइन किया गया था अपना जो फ्रेंच आर्किटेक्चर थे, वो अपना आर्किटेक्ट ली कार्बोजियर। ठीक है। तो हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट था, वो 1919 में एग्जिस्टेंस में आया था, और उस टाइम पे इसका हेडक्वार्टर था लाहौर में। ठीक है। फिर इवेंचुअली ऐसे ट्रांजिशन होता गया। 1955 में क्या था कि इसको शिफ्ट कर दिया गया था चंडीगढ़ में। और फिर क्या था कि जो अपना अ, जो पहले जो जज थे, जो चीफ जस्टिस थे पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट के, वो थे जस्टिस रामलाल। और अभी जो फिलहाल जब हरियाणा बना था, तो उस टाइम पे जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, वो थे जस्टिस मेहर सिंह। 1 नवंबर 1966 को वो चीफ जस्टिस थे। ठीक है। सेंक्शन स्ट्रेंथ है इसकी 68। और अभी जो प्रेजेंट हैं, जो चीफ जस्टिस हरियाणा के, मतलब सॉरी, हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट के हैं, वो है रविशंकर झा। तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में हम देखते हैं तो सिविल कोर्ट होते हैं और सेशन कोर्ट होते हैं। तो जो सिविल कोर्ट होते हैं वो अपना अदर, ये जो एस्पेक्ट होते हैं ना, जुडिशरी का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, फाइनेंशियल और वो सब ये देखते हैं। और जो सेशन कोर्ट होता है वो क्रिमिनल केसेस को देखते हैं। लैंड एक्सेस के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने जो एक पोर्टल बना रखा है, उसका नाम है जमाबंदी। ये ई पोर्टल है। एक हेलरिस है। हेलरिस क्या है कि हरियाणा लैंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये। तो ये हेलरिस है ना, ये लैंड रिकॉर्ड्स के लिए है तहसील में। उसको हमें याद रखना कि जो लैंड रिकॉर्ड्स के लिए जो है सिस्टम हमारा, उसका नाम है हेलरिस। और जो अदर इंफॉर्मेशन के लिए है वो अपना जमाबंदी। तो जो ये हेलरिस है, ये 1 नवंबर 2003 को था अपना, जो उस टाइम पे सीएम थे श्री ओम प्रकाश चौटाला जी, उन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था सिरसा डिस्ट्रिक्ट में। तो जो हेलरिस सिस्टम है सारी डिस्ट्रिक्ट में, सारी तहसील में इंप्लीमेंट कर रखा है। तो हेलरिस को फिर बाद में अपग्रेड किया गया, उसको अभी प्रेजेंटली बोलते हैं वेब हेलरिस। और सारी की सारी तहसील अब वेब हेलरिस पे कनेक्टेड है। फिर है ग्राम न्यायालय। तो ग्राम न्यायालय में हम देखते हैं कि ग्राम न्यायालय एक्ट आया था 2008 में। उसके अपना अंडर जो अपने ये ग्राम न्यायालय बने थे। और प्रेजेंटली जो 2 ग्राम न्यायालय हरियाणा में है, वो एक था रनिया, ये सिरसा में है, और एक कुरुक्षेत्र में है, शाहबाद जगह। तो ये दो ऑपरेट कर रहे हैं हरियाणा में फिलहाल। फिर 2 एनवायरमेंटल कोर्ट भी ऑपरेट कर रहे हैं। एक लोकेटेड है अपना फरीदाबाद में, और एक है कुरुक्षेत्रा में। तो जो फरीदाबाद वाला रीजन है, उसमें हमें ध्यान रखना है कि जो रोहतक, जींद और झज्जर है ना, आसपास के एरिया के साथ साथ जो ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये फरीदाबाद कोर्ट के अंडर में आती हैं, इनके जुरिडिक्शन में है। ठीक है। उसके अलावा जो साउथ और वेस्ट की डिस्ट्रिक्ट हैं वो सब हैं। जबकि जो कुरुक्षेत्र है ना, उसमें मोस्टली जो नॉर्थ और ईस्ट में जो डिस्ट्रिक्ट हैं, वो कुरुक्षेत्र में आती हैं। तो ये है हमारे एनवायरमेंट कोर्ट। पहले एक हिसार में भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन जो प्रेजेंटली जो है ना, वो दो ही है, हमें दो ही याद रखने हैं अब। ठीक है। फिर फर्स्ट लोक अदालत हरियाणा में 1997 में हुई थी, 97 में। तो वो है अपना चंडीगढ़ में। प्रेजेंटली जो 15 हैं ऐसी जो लोक अदालत फंक्शनिंग है हरियाणा में। और फैमिली कोर्ट के बारे में बात करें तो फैमिली कोर्ट के लिए अलग से एक्ट आया था, वो था फैमिली कोर्ट एक्ट 1984। और फैमिली कोर्ट की से जो अपील होती है ना, वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में सुनी जाती है, ये बात हमें याद रखनी है। और ऐसे 15 फैमिली कोर्ट एग्जिस्ट करते हैं हरियाणा में फिलहाल। फिर है कमर्शियल कोर्ट। कमर्शियल कोर्ट के बारे में बात करी जाए तो जो हरियाणा में जो ऐसा पहला कोर्ट था, वो गुरुग्राम में लोकेटेड है। और उस कमर्शियल कोर्ट का जुरिडिक्शन पूरे हरियाणा पे है। तो कमर्शियल कोर्ट हमारा हरियाणा का गुरुग्राम में लोकेटेड है। ठीक है। तो इसके साथ जो हमारी थीम 2 थी ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन वाली थी, वो भी आज हमारी हो गई है। और जो पिछली जो थीम 1 का जो कल्चर बचा हुआ था, वो भी आज हमने देख लिया है। किसी को कोई डाउट हो तो आप वो बता दो।
नहीं तो फिर आज क्लास में इतना ही करेंगे।